Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, आपको याद होगा कुछ लेक्चर्स पहले हमने मूवमेंट्स को स्टार्ट किया था. मूवमेंट्स के हवाले से आपने उनकी कुछ कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म किया. आपने बोर्ड पर देखा कि किस तरह मूवमेंट्स को हम कैलकुलेट करते हैं. मूवमेंट्स की आपने रेशोस को भी डिस्कस किया. मूवमेंट्स रेशोस के हवाले से B1, बीटा 1 और B2 आपने ये दोनों की कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया. आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगले टॉपिक्स में हमारे लिए मूवमेंट्स के हवाले से क्या नई कैलकुलेशंस हैं. तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं. जी, आज का टॉपिक जो है वो स्क्यूनेस के हवाले से ही है. कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. इससे पहले आपने स्क्यूनेस की जो कैलकुलेशंस की थी उसमें मूवमेंट्स को यूज किया था. इसका मतलब ये हुआ कि मूवमेंट्स की जो रेशोज है उनमें से एक रेशो जो B1 थी, जिसको हम B1 स्क्वायर रूट भी कहते हैं, B1 स्क्वायर रूट जो है वो यूज की जाती थी किसके लिए? स्क्यूनेस को फाइंड करने के लिए. लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस हैं जिनको हम कोफिशिएंट्स के नाम से जानते हैं, यानी कोफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस. इसका मतलब यह है कि अब कुछ और फार्मूलाज को हम स्टडी करेंगे कि जिसके थ्रू हम स्क्यूनेस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट जो है मेथड स्क्यूनेस को फाइंड करने के लिए वही है जो हमने इससे पहले पिछले लेक्चर में भी कैलकुलेट किया था, और वो है बाय मूवमेंट्स रेशो. और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को ये याद होगा वो क्या थी? B1 स्क्वायर रूट. ठीक होगी बात. हम इसके फॉर्मूले को आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इससे पहले लेक्चर में इसको कैलकुलेट किया हुआ है. नेक्स्ट जो है वो आपके पास बाय पियरसन्स फॉर्मूला. पियरसन्स फॉर्मूला जो है वो फर्दर दो डिवीजन्स हैं उसकी. फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकंड फॉर्मूला. यानी आप ये कह सकते हैं कि जब हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पियरसन्स के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो हमें दो फॉर्मूलाज मिलेंगे और हम उन दो फॉर्मूला से इसकी कैलकुलेशंस करेंगे. ये पियरसन्स एक्चुअली एक मैथमेटिशियन था. ठीक है, इसका पूरा नाम कार्ल पियरसन है. ठीक है, इसी वजह से इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो पियरसन जो है वो लिखा जाता है इसको. सो पियरसन के फॉर्मूले को फर्दर दो डिवीजन्स के हवाले से हम देखते हैं, फर्स्ट फार्मूला एंड सेकंड फार्मूला. ठीक है, द थर्ड वन जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के हवाले से इंपॉर्टेंट है दैट इज बाय बॉलेज फॉर्मूला. जैसे कि आपको फील भी हो रहा होगा नाम से, बॉलेज. ये भी एक मैथमेटिशियन था जिसने स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ काम किया और एक फार्मूला जो है वो जनरेट किया. किसके लिए? स्क्यूनेस को फाइंड करने के लिए. अब आपके माइंड में ये जरूर होगा कि स्क्यूनेस जो है वो किस लिए फाइंड की जाती है? ताकि आप उसकी शेप को फाइंड कर सकें. डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा के हवाले से आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी मेजर्स होती हैं उसमें सेंटर और डिस्पर्शन के बाद उसकी शेप होती है. सो शेप में स्क्यूनेस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, उसी में हमने देखा कि हम स्क्यूनेस को फाइंड करते हैं मूवमेंट्स रेशो से. हम पियरसन फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं और हम बॉलेज फार्मूला भी या बॉलेज मेथड भी कैलकुलेट कर सकते हैं.
अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हमने यहां पर मेंशन की हैं, जो हेडिंग्स हमने दी हैं, इनकी आगे फॉर्मूलाज किस तरह जनरेट होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जी। पियर्सन्स फर्स्ट फॉर्मूला, that is equals to mean minus mod over standard deviation। यानी जब आपने फर्स्ट फॉर्मूला इसका कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है, आपको मीन कैलकुलेट करना है डेटा में से, आपको मॉड कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और इस हवाले से यहां आपको इसकी लुक को ऑब्जर्व करना है और फिर इसमें फॉर्मूले को पुटअप करना है। क्या है जी, मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद पियर्सन का जो सेकंड फॉर्मूला है, वो क्या है जी, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर होगी बात। यानी फर्स्ट फॉर्मूले में मीन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज हुआ है और सेकंड फॉर्मूले में मीन के साथ मीडियन को यूज किया गया। सो आप अगर इसको समराइज करें तो सेंट्रल वैल्यूज में से कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो यूज करता है पियर्सन? मीन भी यूज कर रहा है, मीडियन भी यूज कर रहा है और मॉड। ये 3 बेसिक मेजर्स हैं जिसको हम मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों मेजर्स को उसने इस्तेमाल किया है और डिस्पर्शन में से डिस्पर्शन की एक कैलकुलेशन यूज की गई है और वो क्या है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन, मॉड, मीडियन और मीन, ये 4 आपके पास अगर वैल्यूज किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए या डेटा के लिए अवेलेबल है तो आप इन चारों को यूज करके इजीली पियर्सन के दोनों फॉर्मूला से स्क्यूनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यानी अगर मैं पियर्सन का फर्स्ट फॉर्मूला है तो मैं SK1 से भी लिख सकता हूं इसको, और पियर्सन का जो सेकंड फॉर्मूला है इसको मैं SK2 से भी लिख सकता हूं। यानी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को SK से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम अपने सेकंड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ये आप यूं समझ लीजिए कि ये एक मेथड है पियर्सन फॉर्मूला, उसके फर्दर आप सब कैटेगरीज करते हैं, 2 कैटेगरीज बनाते हैं जिसमें 2 फॉर्मूलाज जो है वो आप याद करते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड है फॉर्मूला वो है बॉलेस के लिए। बॉलेस मेथड या बॉलेस फॉर्मूला वो क्या है जी, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। मींस आप ये कह सकते हैं कि जब आपको बॉलेस मेथड से कैलकुलेशंस करनी है, यू मस्ट हैव Q3, Q1 एंड Q2। और जरा सोचिए, ये Q1, Q2 और Q3 क्या थी? These are also measures of location। ठीक हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पियर्सन के फॉर्मूले में हैं तो आपके पास 3 मेजर्स ऑफ लोकेशंस हैं। जब आप बॉलेस के फॉर्मूला में हैं तो आपके पास फिर 3 मेजर्स ऑफ लोकेशन है और वो है Q1, Q2 और Q3, और इसको हम क्या कहते हैं? क्वार्टाइल्स। याद रखिए कि क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करने के वही मेथड होंगे जो ऑलरेडी आपने मेजर्स ऑफ लोकेशन के अंदर कर चुके हैं। इसका मतलब है यहां पर हम क्वार्टाइल्स को
कैलकुलेट करने के लिए कोई नया मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन को कुछ लेक्चर्स पहले हमने सॉल्व किया था, वही मेथड यहां पर भी अप्लाई होगा। क्लियर होगी बात? सो आपको आज जो याद करना है, माइंड के अंदर रखना है, वो क्या है कि जब आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट कर रहे हैं, यू हैव 3 मेथड्स। फर्स्ट वन फ्रॉम मोमेंट्स, सेकंड वन फ्रॉम पियर्सन्स फार्मूला एंड थर्ड वन फ्रॉम बॉलेस फार्मूला, ठीक है। और पियर्सन को फर्दर उन्होंने 2 जो है उसकी कैटेगरीज बनाई हुई है, या 2 आपकी उसकी टाइप्स हैं, और फिर उसके बाद बॉलेस का फार्मूला है, और उसमें आपको क्वार्टाइल्स को यूज करना है। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन फॉर्मूलाज को थ्रू एग्जांपल्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इनके आंसर जो है वो हमें क्या प्रेडिक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। इफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन 1403, वेरी क्लियरली फर्स्ट वैल्यू, इफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन 1403, एक बात आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद है एंड मॉड, यानी ये सेकंड वैल्यू है आपके पास, एंड मॉड 1487, देन विद स्टैंडर्ड डेविएशन 156, ठीक है जी। आपको 3 इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, कौन कौन सी हैं जरा देखिए, इसको हम लाइन अप कर लेते हैं। मीन इज इक्वल्स टू 1403, मॉड इज इक्वल्स टू 1487, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम एस लिख सकते हैं, दैट इज 156। और अब इसको फाइंड करने के लिए व्हाट डू यू से अबाउट द स्क्यूनेस, स्क्यूनेस आप फाइंड करेंगे और इसका आंसर जो है वो बताएंगे कि किस तरफ हमें इशारा कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर कोई नहीं बताया गया कि किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, गौर करना है आपने 3 मेथड्स को माइंड के अंदर रखना है। मोमेंट्स रेशो, अब मोमेंट्स के हवाले से आपको मोमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो तो यहां पे मेंशन नहीं है, ठीक हो गया। अब दूसरा जो मेथड था वो है पियर्सन्स फार्मूला। अब पियर्सन के फर्दर 2 फार्मूलाज थे, आपको अपनी गिवन वैल्यूज को लोकेट करते हुए सोचना है कि आपको पियर्सन का कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। यहां पे थर्ड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो है अबाउट क्वार्टाइल्स, सो इसलिए यहां पर क्वार्टाइल्स का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मीन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन को माइंड के अंदर रखते हुए पियर्सन का सूटेबल फार्मूला चूज करेंगे और वहां से इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहां पर देखिए फर्स्ट फार्मूला जो है वो यूज होगा, और वो क्या है, SK1 इज इक्वल्स टू मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, और वो क्या होगा जी आंसर इसका, मीन का आंसर क्या है जी, 1403 माइनस 1487 डिवाइडेड बाय 156। तो जरा इसको सॉल्व करके देखिए, 1403 माइनस 1487, इट इज 84 डिवाइडेड बाय 156। अब जरा अपने कैलकुलेटर्स पर इसका आंसर निकालें, और ये मुझे जरा देखना पड़ेगा कि आपकी क्या इंटेलिजेंस कहती है। अगर आप कैलकुलेटर ना यूज करें तो फिर बताइए क्या ये आंसर 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी या पॉजिटिव होगी, जरा सोचिए। देखिए एक बात तो क्लियर है कि जब आप 1403 में से 1487 माइनस करते हैं तो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, आप गौर से देखिए, 1403 स्मॉलर वैल्यू है, सो इसका मतलब है इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। अंडरस्टूड बात हो गई। सो अगर आप नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को माइंड के अंदर रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यू है और राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू है। अब इसका जो भी आंसर हो, चाहे पॉइंट्स में हो चाहे होल नंबर में हो,
डेफिनेटली ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नेगेटिव वैल्यू। ठीक होगी बात। अब नेगेटिव वैल्यू को आप जब इंटरप्रेट करते हैं, सोचते हैं, तो क्या होगी स्क्यूनेस। आपको याद होगा हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में मूवमेंट्स के हवाले से जब कैलकुलेशंस की थी तो क्या कहा था हमने, कंपैरिजन हमेशा किससे करते हैं, जीरो से। अगर आंसर जीरो से ग्रेटर हो, पॉजिटिव हो, तो फिर हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर आंसर जीरो से पीछे यानी नेगेटिव साइड पर एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम क्या कहते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड। और अगर एग्जैक्टली जीरो आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब यहां पर इस केस में आंसर क्या होगा, हम लिखेंगे द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन is negatively skewed, that's it। और अगर आप थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप एक छोटी सी यहां पर डायग्राम भी बना सकते हैं। और ये नेगेटिव टेल चूंकि शो होगी नेगेटिवली स्क्यूड के लिए, तो नेगेटिव टेल जो है वो एज कंपेयर्ड पॉजिटिव टेल ये थोड़ी सी ज्यादा बनेगी। और इस पोर्शन को हम हाईलाइट भी कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एग्जांपल है और हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। जी, नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए। इफ लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 142.36। फर्स्ट देखिए वैल्यू है 142.36, सेकंड वैल्यू है 167.73। दो वैल्यूज दी नहीं आपको, कौन कौन सी, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट है वो लोअर है और जो सेकंड है वो अपर क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद उसने कहा व्हाइल द मीडियन इज 153.50। आपको मीडियन दे दिया गया और कहा गया है कि चेक द स्क्यूनेस ऑफ डेटा। तो जरा इसको भी लाइन अप करते हैं, देखते हैं। हमें लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1 की वैल्यू दी हुई है 142.36, Q3 की वैल्यू दी हुई है 167.73 और उसके बाद मीडियन दिया हुआ है जी, मीडियन इज इक्वल टू 153.50। इस इंफॉर्मेशन को जब आप गौर से देखते हैं तो आपके माइंड में क्वार्टाइल्स की वजह से, ये Q1 और Q3 की वजह से आपने स्क्यूनेस का कौन सा फॉर्मूला सोचना है। देखिए पियरसन के फॉर्मूला में आपके पास मेजर्स ऑफ लोकेशन और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में कौन कौन सी चीजें थी, मीन, मीडियन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन जो बॉलिस का फॉर्मूला था उसमें क्वार्टाइल्स से Q1, Q2 और Q3। लेकिन जब आप यहां देखते हैं बोर्ड की तरफ, जो एग्जांपल आपको गिवन है, तो उसमें आपको Q2 गिवन नहीं है, मीडियन गिवन है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करें तो फिर आपके माइंड में मेजर्स ऑफ लोकेशन के हवाले से एक कॉन्सेप्ट आएगा जो उस वक्त डिस्कस किया गया था कि मीडियन इज ऑलवेज इक्वल्स टू सेकंड क्वार्टाइल, और ये जो सेकंड क्वार्टाइल है ये किसके इक्वल होता है, Q2 के। सो नाउ इट बिकम्स वेरी सिंपल। वो क्या है जी, जस्ट आपको फॉर्मूला लिखना है, एस के इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ठीक हो गया। अब जी जस्ट आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और अपने आंसर को फाइंड करना है। Q3 है जी 167.73 प्लस 142.36 माइनस 2 टाइम्स 153.50 डिवाइडेड बाय 167.73 माइनस 142.36। आप डायरेक्ट भी
इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर कर सकते हैं, और अगर कुछ स्टेप्स को ऐड करना चाहें तो वो भी हो सकते हैं। तो अपना कैलकुलेटर निकालिए, मैं अपनी कैलकुलेशंस यहाँ परफॉर्म करता हूँ और इसको मैच करते हैं, देखते हैं आंसर क्या है जी। 167.73 प्लस 142.36 माइनस 2 टाइम्स 153.50। तो देखिए आंसर आपके पास क्या है, 3.09 डिवाइडेड बाय 167.73 माइनस 142.36, इट इज 25.37। और जब आप इसको डिवाइड करते हैं, इस फ्रैक्शन का आंसर जो है वो है 0.12। देखिए जी 0.12, क्या इसके साथ नेगेटिव साइन है? नो। और ये 0 से आगे भी है, इसका मतलब यह है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एज पॉजिटिव है ये आंसर। सो आप क्या लिख सकते हैं, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन is positively skewed। शेप आप बनाना चाहे, आप डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज यहां तक भी ये ओके है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, बोर्ड नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखें। इफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5 while upper quartile is 25, if median is 17.5, then what would you say about the skewness? So इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको कैलकुलेट करना है कि स्क्यूनेस का आंसर क्या है या शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने 2 एग्जांपल्स की थी उसमें आपने देखा होगा कि आपको सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो गिवन होती हैं, और आपने जस्ट उन वैल्यूज को लाइन अप करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यूज लगानी और आंसर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। लेकिन अब यहां थोड़ा सा आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगी, और इस रीअरेंजमेंट के बाद आपको एक्चुअल फॉर्मूले में वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। पहले इसको लाइन अप करते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या कुछ आपको गिवन है। क्वार्टाइल डेविएशन नंबर 1, उसके बाद उसने कहा अपर क्वार्टाइल। अब अपर क्वार्टाइल का मतलब यह है कि आपको थर्ड क्वार्टाइल गिवन है, दैट इज 25, ऑल्सो विद मीडियन, यानी मीडियन की वैल्यू भी आपको गिवन है, दैट इज 17.5। अब इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर आप थोड़ा सा जज करें तो ये सारी इंफॉर्मेशन इशारा कर रही है कि हमें बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के थ्रू ही स्क्यूनेस का आइडिया हो सकेगा। बॉलेस क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन में भी अगर आप देखें तो क्वार्टाइल्स यूज होते हैं। आपको Q3 मेंशन्ड है, ये भी एक क्वार्टाइल है, और मीडियन जो है उसको भी हम क्वार्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो क्या है, अभी हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा कि मीडियन इज इक्वल टू सेकंड क्वार्टाइल, दैट इज Q2। सो अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास Q3 है, आपके पास Q2 है, सो 1 मिसिंग Q1। इट मींस कि क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा किसकी वैल्यू, Q1 की वैल्यू। सो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और Q1 की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखिए क्वार्टाइल डेविएशन, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या है जी, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब जरा रीअरेंज करें, Q3 की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 25, Q1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। सो यहां से हमारे पास जो सिचुएशन क्रिएट होगी, 25 माइनस Q1 इज इक्वल टू 10, 2 राइट पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब Q1 को आपने कैलकुलेट करना है,
तो माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 25, सो माइनस Q1 इज इक्वल्स टू माइनस 15 एंड फाइनली Q1 का आंसर आपके पास 15 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? सो अब क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। यहां से आपकी इंफॉर्मेशन के हवाले से आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको Q1 मिल गया, Q3 ऑलरेडी गिवन था और Q2 भी गिवन था। सो जस्ट आप क्या करेंगे, नाउ Sk इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो जरा देखिए, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 25 Q3 की वैल्यू है, हमने Q1 कैलकुलेट किया 15 माइनस 2 टाइम्स 17.5 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 15। तो इसको जरा सम अप करें, इट इज 40 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10, तो 5 बाय 10 यानी आपका 0.5 आंसर आ गया। अब 0.5 भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.5 का मतलब है इट इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से आगे है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, यहां पर मैं ऊपर आपको यहां पर लिख देता हूं। सो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। क्लियर होगी बात? सो ये सेंटेंस जो है वो आप एंड में लिख सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप एक डायग्राम बना देते हैं तो थोड़ा सा इंप्रेशन जो है वो बिल्टअप हो जाएगा और आप टीचर से एज मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो आपकी पॉजिटिव टेल जो है वो थोड़ी सी एज कंपेयर्ड लेफ्ट टेल ज्यादा होगी। इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो आज के लेक्चर में आपने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को स्टडी किया और उस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के अंदर आपने 3 मेथड्स को देखा, पियर्सन्स के फॉर्मूले के थ्रू और वॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के थ्रू। होप आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा और आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करें और अपने रिस्पेक्टिव टीचर से इसकी क्यूरीज को डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।